अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त। आज जो है लेक्चर 12 है हमारा केमिस्ट्री का और चैप्टर नंबर 2 से, और इसमें हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यूनिट हमारा 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, अब इसमें जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था उसमें हम क्या, रदरफोर्ड ने कैसे इसको प्रेजेंट किया था कि रदरफोर्ड जो है he wanted to prove that how positive and negative particle they coexist in the atom। के पॉजिटिव पार्टिकल्स जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, ये किसी भी एटम में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। he wanted to know how positive and negative particles coexist in an atom। रदरफोर्ड जो है वो ये जानना चाहता था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं कैसे इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से उसमें रहते हैं। फॉर दिस ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। ही टुक अ गोल्ड फॉयल। उसने क्या लिया, एक्सपेरिमेंट क्या था उसका, गोल्ड की एक उसने शीट ली। गोल्ड फॉयल मीन्स गोल्ड की शीट ली जिसकी थिकनेस थी ऑफ 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस। उस गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी वो इतनी थी। ये उसने उसका गोल्ड फॉयल लिया। देन ही बम्बार्डेड, ये ही पास्ड alpha particles through the gold foil। इसने गोल्ड फॉयल से जो है अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया या पास किया। अब जो सोर्स जो उसने यूज़ किया गोल्ड फॉयल के लिए वो क्या था, सॉरी सोर्स जो यूज़ किया उसके लिए गोल्ड फॉयल नहीं, सोर्स जो उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स क्या था, द सोर्स यूज़ कहाँ से उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स दिए, दैट वाज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम और रेडियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें से रेज निकलती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है उनका सोर्स क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि पोलोनियम और रेडियम जो है कोई भी यूज़ किया जा सकता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एक्चुअली helium nuclei then he observed the effect of the alpha particles when it passed through the gold foil। he observed the effect of these alpha particles on a photographic film which was placed in front of the gold foil, and that photographic film that was covered with zinc sulfide।
इसने इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब गोल्ड फॉयल जो जिसकी थिकनेस इतनी थी उसमें से पास किया और उसके इफेक्ट को उसने फिर स्टडी किया या उसने ऑब्ज़र्व किया। वो किस पे ऑब्ज़र्व किया? ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म placed in front of gold foil covered with zinc sulfide. इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब गोल्ड फॉयल से पास किया उसके इफ़ेक्ट को उसने ऑब्ज़र्व किया ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म जो कि इन फ्रंट ऑफ दी गोल्ड फॉयल थी और उसके वो किससे कवर थी? जिंक सल्फाइड से। ही प्रूव दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ वाज इनकरेक्ट। उसने प्लम पुडिंग मॉडल जो कि पहले हम प्लम जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें हमने डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, फिर हमने प्लम पुडिंग थ्योरी पढ़ी थी। उसने उसको गलत प्रूफ किया। सो क्या एक्सपेरिमेंट है कि रदरफोर्ड उसने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर था जो था उसने सोचा कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक गोल्ड फॉयल लिया जिसकी थिकनेस इतनी थी 0.00004 सेंटीमीटर और उसमें से उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं टू सम एक्सटेंट। इसके बाद जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स क्या था, जो सोर्स उसने यूज़ किया दैट वाज रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम और रेडियम। कोई भी सोर्स यूज़ किया जा सकता है। और अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या है? दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। उसके बाद उसने ये सब पढ़ने के बाद क्या ऑब्ज़र्व किया? उसने ऑब्ज़र्व किया कि ये पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉयल से पास करते हैं तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और ये किस पे उसने ऑब्ज़र्व किया? ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म दैट वाज कवर्ड विद द जिंक सल्फाइड एंड वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द गोल्ड फॉयल। अब इसमें पहले हम इसकी डायग्राम जो है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसकी जो है हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। डायग्राम जो है उसमें ये एटम्स है गोल्ड के, ये एक शीट है। बुक में जो डायग्राम बनी है इसमें आपको एक शीट नज़र आ रही होगी, उसमें ये एटम्स को हमने बड़ा करके जो है ना दिखा है। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव, ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स। ये जो है स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये जो है दीज पार्टिकल्स पास्ड straight without any deflection. Deflection at a
लार्ज एंगल रिपेल्ड बैक, और ये क्या होगा, रिबाउंस और रिपेल्ड बैक। अब जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे पास्ड स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल, के बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास कर गए। और जो सेकंड पॉइंट उसके ऑब्जर्वेशन का क्या है कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स वेरी फ्यू दे डिफ्लेक्टेड एट अ फेयरली लार्ज एंगल एंड सम पार्टिकल्स दे रिबाउंस्ड, दे रिपेल्ड बैक, और वो वापस मुड़ जाते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन थी, इसको हम लिख लेते हैं। Most of the particles passed straight through the foil। बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पास कर गए। ये जो डायग्राम में स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही है इसको शो कर रही है। और सेकंड क्या था, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स few particles are deflected at a fairly large angle and some particles are bounced back on hitting the foil। 20,000 में से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो करते हैं, यानी कि अपना स्ट्रेट पास नहीं करते, वो अपना रूट जो है चेंज कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं लार्ज एंगल पे। और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इससे टकरा के वापस हो जाते हैं। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन के 2 पॉइंट्स हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, एंड सेकंड क्या है, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स few particles are deflected at a fairly large angle and some particles they are bounced back on hitting the foil। अब जो है ये सब पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने ऑब्जर्व किया। अब उसने उसके रिजल्ट्स क्या निकाले, अब हम रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। नो रिजल्ट्स जो हैं रदरफोर्ड के क्या थे, so upon his observation he proposed a planetary model for the atom depending upon his observation he proposed planetary model of an atom। His results were as follows। जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया उस पर उसने ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने क्या रिज़ल्ट निकाला कि एटम का स्ट्रक्चर जो है, ये एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए। फर्स्ट जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे पास थ्रू दी फॉइल स्ट्रेट। व्हाट डज दिस शो? दिस शो दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम दैट इज एम्प्टी। Since most of the particles
fast, straight, this shows that most of the space occupied by an atom is empty। कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो सीधे गुजर जाते हैं, उससे क्या पता चलता है कि बहुत सारी स्पेस जो है एटम में वो खाली है, एम्प्टी है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट ए लार्ज एंगल, डिफ्लेक्शन ऑफ few particles at a large angle show that there is a center of positive charge in the atom, which he called न्यूक्लियस। के एटम जो डिफ्लेक्शन होती है लार्ज एंगल पे फ्यू पार्टिकल्स की, वो क्या शो करती है कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज़ प्रेजेंट है, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल करता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो अपना पाथ जो है चेंज कर लेते हैं। दे डिफ्लेक्ट एट अ लार्ज एंगल, क्योंकि इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज है। डिफ्लेक्शन शो करती है कि कोई चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उस सेंटर को उसने क्या कहा, न्यूक्लियस। थर्ड, द रिबाउंस of the particles of the few particles show that the center, the nucleus is very hard and dense। जो पार्टिकल्स टकरा के वापस आते हैं, चूँकि वो कम आते हैं, फ्यू पार्टिकल्स आते हैं, लेकिन वो वापस आना उनका क्या शो करता है कि जो सेंटर है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत हार्ड है और डेंस है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स उसमें से गुजर नहीं सके, वो उसको टकरा के वापस आ जाते हैं। सो रिबाउंस क्या शो करता है कि जो सेंटर है या जो न्यूक्लियस है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस। अब डिफ्लेक्शन जो है फ्यू पार्टिकल्स की, वो क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी atom। जी, कि जो डिफ्लेक्शन है फ्यू पार्टिकल की, वो शो करती है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है एज़ कंपेयर टू दी स्पेस और द वॉल्यूम, एज़ कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ द एटम। फ्यू पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन शो क्या करती है कि न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो जो एटम है पूरा, उसके जितना उसका वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है।
अब जो है फिफ्थ जो पॉइंट है उसका वो क्या है, electrons revolve around the nucleus। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सिक्स्थ, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, it means number of electrons is equal to number of protons। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका क्या मतलब है कि एटम जो न्यूट्रल है इसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जो कि वो उसको बैलेंस करेंगे, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। और प्रोटॉन्स except electrons all other particles that is कौन कौन से हैं, protons and neutrons are present inside the nucleus and are called nucleons। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। सो ये 7 रिजल्ट्स थे जो कि रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने जो ऑब्ज़र्व किया, उसने जो कंक्लूड किया, जो उसकी कंक्लूजन थी कि उसने ऑब्जर्वेशन से क्या चीज़ फाइंड आउट की। उसने एक प्लानिटरी मॉडल जो है प्रेजेंट किया एटम का, जिसके अकॉर्डिंगली क्या था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, दिस शोज दैट most of the space occupied by the atom is empty, then deflection of the particles a few particles at large angle show that there is a center of positive charge in the atom which is called nucleus। कि डिफ्लेक्शन जो है वो शो करती थी कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज़ प्रेजेंट है और सेंटर का नाम क्या रखा, न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज था और वो जब इससे टकराते हैं तो वो क्या शो करते हैं, डिफ्लेक्शन। जब उसके करीब से गुजरते थे, जब वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरते थे तो वो डिफ्लेक्शन शो करते थे। दिस शोज दैट कि जो सेंटर है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस। फिर जो रिबाउंड्स है, कंप्लीट रिबाउंड्स ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स, इट शोज दैट न्यूक्लियस जो है वो हार्ड है और डेंस है। देन फोर्थ, रिफ्लेक्शन जो है फ्यू पार्टिकल्स की वो शो करती है कि न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो एटम की जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है उससे छोटा है, जिसकी वजह से फ्यू पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं और बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट उसमें से पास कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। उसके बाद
एटम जो है एज अ होल क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है। ये इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है दैट इज़ इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो न्यूट्रल क्यों है? एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, वो उसको इक्वल होते हैं, इस वजह से एटम ऑन दी होल जो है वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और वो क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो दीज वर द रिजल्ट्स विच वर गिवन बाय दी रदरफोर्ड। अब जो है इसके जो अगला जो टॉपिक है छोटा सा है हमारा, वो है डिफेक्ट्स इन दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वो हम अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको दोबारा एक दफ़ा इसको हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या कि रदरफोर्ड जो है उसने ये ऑब्ज़र्व किया, ये सोचा कि किस तरह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स को एग्जिस्ट करते हैं एटम में। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया थ्रू दी गोल्ड फॉइल, और उसके बाद उसने उसके रिज़ल्ट को स्टडी किया। उसका जो ऑब्जर्वेशन थी वो उसने कैसे स्टडी की कि जो उसका रिज़ल्ट जो है उसने ऑब्जर्व किया ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म विच वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द गोल्ड फॉइल एंड इट वॉज कवर्ड विद जिंक सल्फाइड। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल स्ट्रेट एंड आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स few were deflected at a fairly large angle and some or few are bounced back completely on hitting the gold foil। फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं और उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो उसमें हमने 7 पॉइंट्स जो हैं वो पढ़े हैं, जिसमें क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर जाते हैं, जो शो करता है कि एटम जो है वो उसमें बहुत सारी जो जगह है वो खाली है। फ्यू पार्टिकल्स की रिफ्लेक्शन शो करती है कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज़ मौजूद है और उसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। ये बाउंस जो है या जो बाउंस्ड बैक करते हैं, जो टकरा के वापस आते हैं पार्टिकल्स, वो क्या शो करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत हार्ड है और डेंस है। और डिफ्लेक्शन जो है कुछ पार्टिकल्स की शो करती है कि न्यूक्लियस का साइज़ जो है एटम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बहुत कम है। देन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन दी अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर। एटम एज अ होल न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है, और तो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी पार्टिकल्स जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। नाउ डिफेक्ट्स जो हैं इसमें क्या थे एटॉमिक रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, अब हम वो पढ़ेंगे। Defects in Rutherford's atomic model. Two defects हैं. First, according to the classical theory, electron being a charged particle should emit radiation or energy continuously and ultimately it should fall into the nucleus.
अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी जो है, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है कॉन्टीन्यूसली तो उसमें से एनर्जी जो है वो एमिट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ दी रेडिएशंस। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अगर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के, ये इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स है, ये हमने पहले भी पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर रदरफोर्ड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। अगर वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें से एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एमिट होती जाएगी। जब उसमें से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट होती जाएगी तो अल्टीमेटली वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एक्चुअली इस तरह से होता नहीं है, लेकिन जो उसकी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट थी उसके अकॉर्डिंगली यही था कि इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा कि अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम दैट एनर्जी विल बी फिनिश्ड एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जो उसका ऑब्जर्वेशन है, जो उसके हमारे पास रिजल्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर वो चार्ज पार्टिकल है और वो रिवॉल्व कर रहा है तो इट शुड एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एंड अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जब वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटॉमिक एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। अब ही वॉज अनेबल, रदरफोर्ड वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन कि व्हाट हैपन्स टू दी रेडिएशन और एनर्जी ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल्स जब कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होगी, तो उस एनर्जी को क्या होता है, वो उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, ज़्यादा होती है। और अगर वो कॉन्टीन्यूसली एमिट कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस पे के साथ टकराएगा, फॉल करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, तो एटॉमिक मॉडल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। सो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाट हैपन टू दी एनर्जी और द रेडिएशन ऑफ दी कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और जो नंबर 2 पॉइंट था, if the electron is revolving continuously, it should form continuous spectrum, but in fact line spectrum was produced. दूसरा उसका जो डिफेक्ट था वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू हिम, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस कॉन्टीन्यूसली, अगर वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो रेडिएशंस निकलती हैं या उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इट शुड फॉर्म, उसको क्या बनाना चाहिए था, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, जो उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि वो उस जो रेडिएशंस हैं उनका क्या पैटर्न है, तो उसे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। लेकिन ऑब्ज़र्व करने पे क्या फाइंड आउट हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन या लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस होता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं होता। तो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाट हैपन टू दी एनर्जी ऑफ दी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करता है तो व्हाट हैपन टू दी एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल, उसकी एनर्जी को क्या होता है, और वो जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसका कोई डेफिनेट पाथ है या कोई चीज़ जगह मौजूद है जहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होता है। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। सो दीज वर द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ दी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो ये जो हमने आज किया है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसमें ये जो डिफेक्ट्स हैं ये जो है शॉर्ट में भी आ जाता है कि राइट द डिफेक्ट्स ऑफ दी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसमें आप ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे। बुक में जो है नीचे 2 पॉइंट्स के नीचे जो है उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यही कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स
और why are atoms stable, why does an atom give the line spectrum. Scientists consider there must be another model of atom. It indicated that Rutherford's model was not perfect. अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं, समझते हैं कि ये पॉइंट्स भी लिखने, ये नहीं लिखने, वो तो सिर्फ डिस्कशन है कि वो ये बता रहे हैं कि क्या कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस हुआ, इसका कोई रीज़न नहीं दिया रदरफोर्ड ने। और जो एनर्जी थी, अगर वो इलेक्ट्रॉन की ख़त्म हो जाती है कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करने से, तो वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में, तो एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो ये 2 उसके ड्रॉबैक्स हैं, ये डिफेक्ट्स हैं। आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, इसके अलावा आपने जो नीचे डिटेल है वो नहीं लिखनी। जो क्वेश्चन आता है, अगर आता है कि व्हाट वाज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसमें आपने अगर लॉन्ग में आया तो आप कंप्लीट लिखेंगे। पहले आपने उसकी जो एक्सपेरिमेंट है वो लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके रिजल्ट्स और डिफेक्ट्स भी लिख दें। अगर सिर्फ आता है कि व्हाट वर द, जो कि अमूमन आ जाता है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट्स गिवन बाय द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो 7 पॉइंट्स जो हैं वो रिजल्ट्स में आते हैं पेज नंबर 32 पे। अगर शॉर्ट में आता है कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड ड्यूरिंग द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो वो पेज नंबर 31 पे जो 2 ऑब्जर्वेशन है शॉर्ट में आप वो लिखेंगे। और अगर डिफेक्ट्स आ जाते हैं शॉर्ट में तो आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो लिखेंगे। आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो है बहुत से एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें कि अकॉर्डिंग ये इन डिफेक्ट से हमें पता चलता है कि कोई और मॉडल होना चाहिए जो कि एक्सप्लेन कर सके कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या होता है और इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।